ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का रेलवे सामान विज्ञान का वॉल्यूम 2 आप सभी के सामने लेके हाजिर हूं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इन सभी का पीडीएफ में वही अपडेट कर देता हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांच एक प्रकार का क्या होता है? अति स्थिति द्रव होता है, पॉलीमर होता है, क्रिस्टल होता है, धातु होता है। तो कांच जो होता है ये अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अति स्थिति द्रव होता है। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अति स्थिति द्रव होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। साधारण कांच की बात की जाए तो ये सिलिका का बना होता है। सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में जो होता है कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में आप सभी जानते हैं कि अर्धचालक का उपयोग होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। ठीक है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं जिनकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के बीच होता है, जैसे हम कह सकते हैं सिलिकॉन। ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु के बने होते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एन टाइप के होते हैं और दूसरा पी टाइप के होते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो भूकंप को रिएक्टर के पैमाने पर नापा जाता है। किस पर मापा जाता है? भूकंप की जो तीव्रता की माप होती है ये रिएक्टर पैमाने पे होती है। ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। रिएक्टर स्केल की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1935 ईस्वी में। ठीक है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? यानी डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। तो डायनेमो का मुख्य कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का यही कार्य होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को आपका क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। तो इसके उल्टा की बात की जाए, इसका उल्टा की बात की जाए तो मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो मोटर जो है इसका उल्टा काम करता है, यानी डायनेमो का उल्टा काम क्या करता है? मोटर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है और उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेम के संबंध में जो समय का फंक्शन होता है वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? परिवर्तन की दर वेग होता है। क्या होता है? परिवर्तन की दर वेग होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वेग का ऐसे मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और वेग एक सदिश राशि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसे नीचे करना पड़ेगा या थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं? तो हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं? तो घर्षण के कारण चल पाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दो वस्तु या व्यक्ति के बीच लगने वाले विपरीत बल को क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। ठीक है। हम जमीन पर घर्षण के कारण ही सही से चल पाते हैं। मान लीजिए बारिश के मौसम में गीली मिट्टी वाले सड़क पर चलना कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि बारिश के कारण मिट्टी गीली पर हो जाती है, जिससे घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है और हम फिसल के गिर जाते हैं। तो हम चल पाते हैं जमीन पे तो घर्षण बल के ही कारण। ठीक है। नेक्स्ट, जब मैं अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को व्यवस्थित कर रहा था तो उसमें कुछ चिंगारियां उठ रही थी। ये किसके कारण थी? ये जो है घर्षण विद्युत के कारण होता है। जब आप सिंथेटिक रेशे के कंबल को आप माने झाड़िएगा ना या कस के डंटा उंटा से रगड़िएगा तो उसमें घर्षण होता है,
तो ये घर्षण विद्युत के कारण होता है, घर्षण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो ये 283 होता है। जैसे 283 एल्युमिनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 283 की बात की जाए तो ये एल्युमिनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 283 धातु को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा 283 धातु को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसे NaCl कहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। एक होता है सोडियम क्या नाम है, बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम नहीं दिया इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये धोने वाला सोडा होता है। क्या होता है, कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड धोने वाला सोडा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व होता है। मतलब किस के चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व होता है। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम जो होता है, ये चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम 20 अगर 2 8 8 2 होता है। अंतिम कोष में इसमें एन क्या होता है, 4 आवर्त होता है। तो एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये आपका क्षारीय धातु के समान होता है। किसके समान होता है, क्षारीय धातु के समान होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम होती है और हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। क्या होता है, उभयधर्मी अम्ल होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्राकृतिक अवस्था में कोरंडम, मानिक, नीलम, बिल्लौर, पन्ना तथा दूसरे रत्नों के रूप में भी पाया जाता है। ये रत्न मन भी और पारदर्शक भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भर समान होता है क्या कहलाता है। जिसका परमाणु तत्व, परमाणु क्रमांक और परमाणु भर समान होता है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस भी होता है। नेक्स्ट, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। ठीक है, आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्रेल ने किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 1896 ईस्वी में किया गया था। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनीकरण विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवशोषण करते हैं। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन गैस का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है। निष्क्रिय गैस कौन नहीं है ये हमसे पूछा है। तो देखिए निष्क्रिय गैस क्या होता है, ये आपका निष्क्रिय गैस रेडॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, आपका हीलियम होता है। लेकिन क्लोरीन जो होता है ये निष्क्रिय गैस नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
डैश उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण क्या होता है? यानी डैश उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन, यौन प्रजनन, वनस्पति प्रसार या उत्तक समानता। देखिए, यौन प्रजनन उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण होता है। क्या होता है? यौन प्रजनन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रजनन की बात की जाए तो जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही प्रजनन कहते हैं। ठीक है। प्रजनन जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण भी होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। यानी कौन उत्तक जो होता है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं के द्वारा बना होता है? तो स्क्लेरन काइमा जो होता है ये मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। स्क्लेरन काइमा उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? पाचक और श्वसन नलियाँ कहाँ पे क्रॉस करती हैं? तो ग्रसनी में, कंठ में, ग्रास नली में या श्वास नली में। तो ये जो है जो ग्रसनी में, ये यानी कि ग्रसनी में ये नलियाँ जो है क्रॉस करती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रसनी यानी कि यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से वह रोग कौन सा है जो उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलता है या फैलते हैं? तो हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलता है। हीमोफीलिया जो होता है उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाला एक आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। तो नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये युग्मज बनाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नर और मादा के युग्मक आपस में मिलकर युग्मज बनाते हैं जो लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है। मनुष्य में लैंगिक प्रजनन भी होता है। चलिए नेक्स्ट, डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियों भी कहा जाता है। यानी कि इच्छिक इच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। 500 से अधिक मांसपेशियां मनुष्य में पाया जाता है और इच्छिक पेशियां की बात की जाए तो रेखीय उत्तक से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशिक उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एक होता है इच्छिक उत्तक, अनैच्छिक उत्तक और ये हृदय उत्तक। क्या होता है? हृदय उत्तक। इच्छिक पेशिया को रेखित पेशिक उत्तक भी कहा जाता है। चलिए और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त जो पदार्थ होता है वो जौरहर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि पैरासीटामोल फीवर नाशक दवा भी होता है। अगर ज़्यादा हमको बुखार हो जाता है हम तो पैरासीटामोल लेते हैं। एंटीबॉडी कमज़ोर होने पर जीव बीमार हो जाता है। ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।